इस तरह हम कह सकते हैं कि भाई पहाड़ी लोग जो थे उनके रहन सहन पर कैसा प्रभाव पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा, और आगे चलकर वो क्या हो गए, गरीब हो गए। जूम खेती, नई से नई जो है ज़मीन की खोज में वो रहते थे, यानी जूम खेती तो करते ही थे, जो आपको पता है पहाड़ों पे खेती होती है, और वो भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहते थे। यानी अब सीधी सी बात है, पहले ज़माने में आज के जैसे तो खाद मिलते नहीं, तो जो प्राकृतिक साधन थे, जैसे ज़मीन पे जो भी उगाया उसको, जो बच गया उसको जला दो, ताकि जो भी ज़मीन राख हो जाएगी उसकी, वो उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा देगी, या गाय वगैरह या पशुओं के गोबर वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, कुछ ऐसे साधन। अब क्या कह रहा है, कहता है सर्वाधिक उर्वरक ज़मीन उनके लिए दुर्लभ हो गई। यानी अब ऐसा समय आ गया कि जो उपजाऊ ज़मीन थी वो बहुत कम बची उनके पास, दुर्लभ मतलब बहुत कम, जो मिलती नहीं जल्दी, क्योंकि अब दामिनिकों का हिस्सा बन क्योंकि अब वो दामिनिकों का हिस्सा बन चुकी थी, क्योंकि जो अच्छी ज़मीन थी ना, वो संथालों के हाथ में चली गई थी। देखो, ये मांझी है, संथाल विद्रोह का नेता, यानी संथाल लोगों ने जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इनको लाए, अब ये रह रहे हैं। आपने देखा कुछ ही सालों में संथालों की संख्या कितनी बढ़ गई। पहले उनके गांव कितने थे, 40 थे, फिर अब 1400 से कुछ हो गए लगभग, संख्या बढ़ी। पहले 3000 थे, 82,000 से भी ज्यादा हो गए। तो अब उनके लिए जो ज़मीन निश्चित किया गया था, क्या वो रहने के लिए उनके लिए सफिशिएंट होगी? नहीं। क्या अब अंग्रेज़ों से वो बार-बार डिमांड कर रहे थे कि जो क्षेत्र हमारे लिए निर्धारण किए गए थे, उन क्षेत्रों को हमारे लिए क्या कर दो? बढ़ा दो। उन क्षेत्रों को हमारे लिए क्या कर दो? विस्तृत कर दो, बढ़ा दो। कौन डिमांड कर रहा था? संताल लोग। लेकिन अंग्रेज़ इन सब चीज़ों को मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है? इसीलिए अंग्रेज़ों के बीच में और संतालों के बीच में लड़ाई हुई थी। विद्रोह होता है। देखो, इसीलिए अब देखो क्या कहता है आगे, अभी तो खैर वो आगे की बात है। आगे अभी पहाड़ी लोगों की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, देख रहे हो? खेती करने के लिए ज़मीन नहीं मिल रही, हमला भी नहीं कर सकते, लूट भी नहीं सकते, ज़मीन भी कम बच रही है। इसलिए पहाड़ी लोगों ने खेती के तरीके, अपने तरीके झूम खेती को अपने सफलतापूर्वक नहीं चला सके, और जब इस क्षेत्र के जंगलों की खेती के लिए साफ कर दिए गए, तो पहाड़ी लोग शिकारों की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। देखो, पहले लोग क्या करते थे, थोड़ी बहुत खेती कर ली, शिकार कर लिया। अब भाई क्या है कि खेती उपजाऊ क्षमता वाली ज़मीन रही नहीं, तो इनको मजबूरन ज़मीनों को साफ करना पड़ा, जंगलों को काटना पड़ा, और जंगलों को जब ये काट रहे हैं तो इनको शिकार नहीं मिल रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके विपरीत संताल लोग अपने पहले वाले खानाबदोश ज़िंदगी छोड़ चुके थे, क्योंकि अब उनको एक निश्चित स्थान मिल गया था रहने का, खेती करनी थी, और खेती करके उपज जो उगना था तो वही वो खाना था। बोलो, आई बात समझ में? अब वह एक जगह बस गए और बाजार में कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे, यानी जो संथाल लोग थे वो ऐसी फसलें भी उगाने लगे जो व्यापार के लिए उनको फायदा पहुंचाती थी। अब देखो इसमें कहता है वाणिज्य व्यापार, साहूकार के साथ लेन देन करने लगे। ये साहूकारों के साथ लेन देन भी करते थे, व्यापार भी करते थे, किंतु संथालों ने जल्दी समझ लिया कि उन्हें जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की है वो उनके हाथ से निकलती जा रही है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज इनको मेन पर्पज से क्यों लाए थे, संथालों को इसलिए लाए थे, पहाड़ी लोगों से लड़ने के लिए। अरे बात समझ में? और ये अपना काम बखूबी कर चुके थे, ऊपर से पहाड़ी लोग क्या हो गए, ऑटोमेटिकली कमजोर पड़ गए। संतालों को ये चीज समझ में आने लगी। संतालों ने जिन जमीनों को साफ करके खेती करनी शुरू करी, है ना, सरकार ने उन पर क्या कर दिया, इनके आने जाने पर रोक लगा दिया। सरकार अब ऐसे लोगों को खेती पे काम पे रखती थी जो इनसे भी सस्ता काम करने के लिए तैयार थे। साहूकार दिक्कू लोग ऊंची दर की ब्याज लगाने लगे। अब जो साहूकार लोग, याद रखना दिक्कू किसे बोलते हैं, दिक्कू, तो साहूकारों को, जो इनको उधार देते तो थे लेकिन उसका ऋण बहुत लेते थे, कहते थे हम पैसे उधार तो देंगे आपको। देखो कोई भी किसान है, जब उसको अपनी स्टार्टिंग में फसल उगानी है तो उसको बीज खरीदने हैं या जो भी खाद उर्वरक खरीदना है, तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए और उसके पास पैसा रहता नहीं है। वो पैसा उधार लेता है साहूकार से, और बाद में जब उसकी फसल उग जाती है, उसका लाभ मिलता है, तो उसके उसके थ्रू वो उसको चुकाता है। तो साहूकार बात बहुत ज़्यादा ऊँची ब्याज की दर पर उनको कर्ज़ देने लगे, और ये कर्ज़ अदा ना कर पा रहे थे। इस इस सूरत में इनकी ज़मीन भी कब्ज़ा हो रही थी, इनके हाथ से इनकी ज़मीन भी निकल रही थी। ज़मींदार लोग जो है नामीन के इलाकों पर अपना नियंत्रण का दावा कर रहे थे। यानी जो लोग ब्याज पे पैसा लेता था और चुका नहीं पाता था तो क्या होता था? भई उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। कहता है 1850 के दशक तक संथाल लोगों ने ऐसा महसूस किया, या वो महसूस करने लगे थे कि
अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए उनको अपना शासन, देखो उनको अगर अपने लिए अपना समाज की स्थापना करनी है तो उनको क्या करना होगा, उन्हें इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। समझ में आ रहा है ना? उन्होंने इसीलिए जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। देख रहे हो लड़ाई लड़ी, इसमें कई लोगों की मौत हुई। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये गोली चला रहे थे ब्रिटिश शासन के, ये उन पे तीर, हाँ उन्हीं से करी क्योंकि मेन तो वही थे। हाँ, तो इन डायग्राम के नीचे ना जितने भी डायग्राम दिए गए ने नीचे देखो दिखा भी हुआ है, संतालों को कैद करके ले जाया जा रहा है, ऐसा बताया जाता। ये अंग्रेजी अधिकारी कैसे ले जा रहे, देखो न्यूज में दिखाया गया है ना। जो सरकार के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जो विद्रोह करने लगे थे, अब समय आ गया था। 1855-56 में संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए कितना 5,500 वर्ग मील क्षेत्र भागलपुर और आपका बीरपुर जिले में लिया गया। और औपनिवेशिक राज से ये आशा की जाती थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाया जाए, यानी संथालों को वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगहों पर भेजा जाए ताकि ये लोग ज़्यादा विद्रोह ना करें और अच्छे से रह भी सकें, और उनके लिए कुछ ऐसे कानून बना दिए जाएं जिससे वो भी संतुष्ट हो जाए। आती बात समझ में? देखो संथालों के बारे में बुकानन का क्या विचार था, नई जमीन को साफ करने के लिए बहुत होशियार थे, लेकिन क्या करते थे, आपके निजता से रहते थे। देख रहे हो आप, कपड़े उपड़े ढंग से नहीं पहन रखे, उनकी झोपड़ियों में कोई आपका बाड़ नहीं होता था, दीवार सीधी खड़ी की गई, छोटी छोटी जो है सटी हुई लकड़ियां बनी होती थी, मतलब घर वगैरह के बारे में बताया गया। ज़्यादा अच्छे आर्किटेक्चर नहीं थे, जिन पर भीतर से वो क्या करते थे, लेप लगा देते थे, वो प्लस्तर टाइप का हो जाता था। और झोपड़ियाँ छोटी होती थी, मैली होती थी, कुचैली होती थी, छत कैसी होती थी, स्पाट होती थी, उनमें उभार बहुत कम होता था। जैसे आजकल हम झोपड़ी बनाते तो ऐसे बनाते, घर वाली उभार नहीं होता था, बराबर ही होता था ऐसे। यहाँ पर बुकानन विवरण देता है, हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट को पढ़ते समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वह एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। तो जितना उसने सब कुछ बताया है, या जो सब कुछ वो बता रहा है, वो सब कुछ सत्य हो, बिल्कुल वैसा ही हुआ हो, ये कहना पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। ठीक है भाई, उसकी यात्राएं केवल भूदृश्य, प्यार और अज्ञात की खोज से प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा, नवासों, सर्वेक्षणों और पालकी उठाने वाले कुदाले आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। देखो ये क्या था, ये हमेशा कभी अकेले नहीं जाता था, इसके साथ पूरा का पूरा एक पूरा कई लोग होते थे। अंग्रेजी लोगों को कैसा करते थे, पहाड़ों पर लेके जाते थे तो, या कहीं भी ले जाते थे तो पालकियों में बिठा के ले जाते थे। देखा है ना फिल्मों में पुरानी पालकी। उनकी यात्राओं का जो भी खर्च था वो ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उन्हें सूचनाओं की आवश्यकता होती थी, और जो बुकानन जो है प्रत्याशित रूप से इकट्ठा करता था। ठीक है भाई, जिन क्षेत्रों में जाता था वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती थी या उसको अलग लगता था तो उसको लेके जाता था, इसीलिए सारा खर्चा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी उठाते थे। इसके साथ साथ बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी खोजा, उसको वो सारा क्या करना है, लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव पर जाता तो उसके तत्काल सरकार के एजेंट के रूप में ही उसे देखा जाता था, क्योंकि उसका काम क्या था, उसका काम था कि भाई जो कुछ भी देखा उसके बारे में बताओ। इसीलिए हर कोई उसे एजेंट ही मानता था कि भाई सब जानते थे कि ये बंदा आया है तो यहाँ पर जांच पड़ताल करेगा, इसको जो चीजें लगेंगी वहां जाकर ये क्या करेगा, इसका वर्णन करेगा। जब कंपनी ने अपने आप को मजबूत या अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर लिया और अपने जो है साथ ही साथ में व्यवसाय का विकास कर लिया, तो उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई जिन पर वह कब्जा करके मनचाहा उपजाऊ कर सकती थी। देखो इन्होंने जब नए नए क्षेत्रों को ढूंढ लिया, उन्होंने को ये पता चल गया कि कौन सा क्षेत्र ज़्यादा उपजाऊ है, किस क्षेत्र हमारे लिए लाभदायक है, तो ऐसे में वो उन क्षेत्रों पर अपना डायरेक्ट नियंत्रण रखते थे। कौन? अंग्रेज। उनके परिदृश्य में राजस्व का स्रोत का सर्वेक्षण किया गया, खोजी यात्राएं आयोजित की गई, जानकारी इकट्ठी की गई, और इससे इनको फायदा मिला। इनको पता चलने लगा कि किस क्षेत्र में
कौन सी चीजें मिल रही है, कौन सा क्षेत्र हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त है, हमें किन क्षेत्रों पे ध्यान देना चाहिए, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। देखो, निसंदेह असाधारण आपका परीक्षण शक्ति का धनी बुकानन, ऐसा एक बुकानन बुकानन जो था वो क्या था, धनी व्यक्ति था, शक्तिशाली व्यक्ति था। और बुकानन जहां भी गया उसने पत्थर, चट्टानों और वहां की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों पर परतों को ध्यानपूर्वक देखा। अच्छा, क्या पाया जा रहा है, कैसी जमीन है, इसीलिए वो उसका सर्वेक्षण करने के लिए जाता था। और साथ ही साथ में इनसे इनको फायदा भी मिला कि भाई जिन जमीनों को इसने सर्वेक्षण किया, इसने ये भी देखा कि उन जमीनों में क्या पाया जाता है, और उनमें जो खनिज पाए गए उससे अंग्रेजों को लाभ मिला। जैसे कौन कौन से खनिज है, जैसे लोहा खनिज है, अबरक है, ग्रेनाइट है, आपका साल्ट पीटर है, इससे संबंधित कई स्थान उसने पता लगाए थे, जिससे अंग्रेजों को क्या मिला, लाभ मिला। उसने सावधानी पूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धति का निरीक्षण किया, यानी भारत के लोग कैसे नमक बनाते थे, कैसे कच्चा लोहा बनाते थे, ये भी उसने इस चीज़ का वर्णन किया। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता है तो वह अक्सर इतना ही लिखता था कि उसने क्या देखा, भूदृश्य कैसा था, और बल्कि ये भी बताता है कि उसमें फेरबदल करके उसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। उस क्षेत्र को, जैसे कोई क्षेत्र है तो उसको बाजार बनाया जा सकता है, वहाँ पर अच्छी खेती की जा सकती है, यहाँ पर और कुछ अच्छा क्या हो सकता है, इसके बारे में भी वो सजेशन देता था। वहां कौन सी फसल बोई जा सकती है, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं, कौन सी उगाए जा सकते हैं, हमें ये भी याद रखना होगा कि उसका सूक्ष्म दृष्टिकोण वहाँ के निवासियों से भिन्न होता था। वहाँ के निवासी उसे अपना आवास सोचते थे, और ये वही उन क्षेत्रों में सोचता था कि कैसे लाभ कमाया जा सकता है। इसीलिए दृष्टिकोण क्या था, अलग था। हरी बात समझ में, कहता है क्या आवश्यक है कि इस बारे में उनका आकलन कंपनी के वाणिज्य सरोकारों के प्रगति और उनके संबंध में आधुनिक जो है पाश्चात्य, देखो इसीलिए कहता है कि अगर हम देखें तो जो भारत के लोग हैं उनका दृष्टिकोण और बुकानन का दृष्टिकोण और अंग्रेजों का दृष्टिकोण अलग अलग है। हम जिस दृष्टिकोण से देखेंगे हमें वो दृष्टिकोण अच्छा लगेगा। वनों की कटाई, इसने जैसा कि बताया भी था, कई ऐसे थे क्षेत्र जहाँ पर वनों की कटाई की गई, जैसे राजमहल की पहाड़ियों के आसपास वनों को काटा गया, जंगलों को काटा गया, उसको साफ किया गया, और उस क्षेत्र पर जो है खेती लायक जमीन को बनाया गया, वहां पर खेती की जाने लगी, है ना, क्लियर है। अब आएगा आपका देहात में विद्रोह, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, देहात में विद्रोह। और यहाँ पर से ही अब आपका आएगा दक्कन दंगा आयोग के बारे में क्वेश्चन, जो बक्की बार बार पेपर में आता है। बात करते हैं, देखो बम्बई जो है मुंबई को कहते हैं, और दक्कन ये दक्षिण भारत में पड़ता है, इसलिए दक्कन लिखा है शब्द। आप पहले पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक शासन बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल की पहाड़ियों और संथालों के लोगों के जीवन में किस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तन आया। आपने देखा जमींदारों का जीवन बदला, आपने देखा किसानों का जीवन बदला, आपने देखा राजमहल की पहाड़ी के लोगों का जीवन बदला, आपने देखा संथालों का जीवन बदला, बदला, बिल्कुल बदला। आइए अब पश्चिम भारत, यानी अब साउथ की तरफ, जो दक्षिण भारत गुजरात वगैरह के आसपास ये जो प्रेसिडेंसी है वहाँ की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अपवर्ती जो है आपका अवधि के दृष्टिपात करते हैं और पता लगाते हैं कि भाई बंबई दक्कन के देहाती क्षेत्रों में क्या हो रहा था। जिस प्रकार बंगाल में, उत्तर भारत में बंगाल में पूर्व की तरफ इस्तमरारी बंदोबस्त लागू की गई थी, ठीक उसी तरीके से दक्कन में एक नई टैक्स की व्यवस्था लागू की गई, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब होता है किसान, क्योंकि बंगाल में जो इस्तमरारी बंदोबस्त लागू की गई थी उसमें टैक्स जो था वो जमींदार से डिसाइड किया गया था, और यदि जमींदार टैक्स नहीं चुका पाता है तो जमींदारों की जमीनों को नीलाम किया जाता था। परंतु जो दक्कन में, जो बंबई के आसपास जो कर लगाया गया, राजस्व व्यवस्था लगाई गई, उसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। दोनों में डिफरेंस ये है कि इस्तमरारी में जमींदार से टैक्स लिया जाता था, और साउथ में दक्कन में रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों से डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था। याद रखना है आप सभी को। कहता है ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है वहां के किसानों का विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना। अब हम देखेंगे कि भाई दक्कन में, साउथ में, मुंबई में, उसके आसपास के इलाकों में दंगा हुआ। अच्छा, वो दंगा आखिर क्यों हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। एक ऐसे नाजुक दौर के विद्रोह अपना गुस्सा और
आपका परोप ओम माद दिखाने की, मतलब यहाँ पर दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ के लोग ने अपना गुस्सा दिखाया और अन्याय के खिलाफ और दुख दर्द के जो कारण थे उनके खिलाफ उन्होंने किस तरीके से आवाज बुलंद की, अपनी आवाजें उठाई। यदि हम उनका जो है नाराजगी के आधारभूत कारणों का जानने का प्रयास करेंगे या प्रयत्न करते हैं तो हमें गुस्से की जो है आपकी परतें उधेड़ने लगती है और हमें उनके जीवन में बहुत सारे अनुभव की झलक देख पाते हैं जो हमसे छिपी रहती है। कहने का मतलब यह है कि अब हम देखेंगे कि किस तरीके से साउथ के यानी दक्कन के लोगों ने आंदोलन किया। हरी बात समझ में, क्यों आंदोलन किया था आप सबको पता ही होगा। यहाँ पर भी क्यों आंदोलन किया, विद्रोह के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जो इतिहासकारों का अवलोकन कर सकते हैं। देखो आज हम जो चीजें पढ़ रहे हैं जैसे दक्कन दंगा आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे हम, दक्कन दंगे के बारे में, तो ये सरकारी डिटेल में तो है, अभिलेखों में भी है, शाही अभिलेखों में, लेकिन विद्रोह की जो करतूतों से उत्तेजित होकर पुनः व्यवस्थित स्थापित होने की उत्कृष्टता की इच्छा, राज्य की प्राधिकार केवल विद्रोह को दबाने का प्रयत्न नहीं बल्कि उसे जानबूझकर कोशिश करते हैं और उनके कारणों की भी जांच करते हैं। देखो तो यहाँ पर विद्रोह हुआ, वो ऐसा नहीं कि लोगों को भड़काया ही गया था, कुछ ऐसी वहां पर सिचुएशन बन गई थी कि लोगों को विद्रोह करना पड़ा और सरकार जो है विद्रोह तो सरकार दबाना चाहती थी लेकिन उन पे दोबारा से शासन करना भी थी। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिखा था इस वाले पैराग्राफ, आपको बता दूं। तो कहता है भारत के विभिन्न प्रांतों में किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरोध में कई विद्रोह किए। ऐसा ही विद्रोह कब हुआ, एक दक्कन में हुआ। कब हुआ, 1857 में, 57 नहीं 75 लिखा है, सॉरी 1875 में। कहां पर, दक्कन में। किसने विद्रोह किया, किसानों ने। किसके खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ और साथ ही साथ में अनाज के व्यापारियों के खिलाफ। अब कह रहा है आपका लेखा बहियां जला दी, लेखा जोखा जो भी था, जो भी साहूकार ऋण देते थे लोगों को तो उसका लेख लिख के रखते थे कि कितने पैसे उधार दिए, कितने समय के लिए उधार दिए और कैसे ब्याज लिया जाएगा। लेकिन ब्याज की दर बहुत ज्यादा थी। साहूकार अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, वो क्या करते थे, वो आसानी से ऋण दे देते थे और जब फसल खराब होती थी तो ऋण को बहुत कठोरता से वसूलते थे या तो उनकी जमीन भी कब्जा लेते थे। तो किसानों के पास भी तो जमीन थी, अब जरूरी थोड़ी है कि अंबानी के पास ही देश की सारी संपत्ति है, आपके पापा के पास भी है, थोड़ी ही है लेकिन है। तो देखो कहता है कि यह आंदोलन, जो दक्कन दंगा आंदोलन के बारे में बात करेंगे अभी हम, ये पुणे, आधुनिक पुणे जिले में एक जो है बड़े गांव में जिसका नाम क्या है, सूपा में शुरू हुआ। आपसे आपको याद रखना है, कहाँ इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मैं आपको बता दूं 8 नंबर में आएगा क्वेश्चन। पुणे है, पहले पूना बोला जाता था। और यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है सूपा। सूपा एक विपणन केंद्र था, यानी मंडी टाइप का था और यहाँ पर अनेक व्यापारी साहूकार रहते थे, जैसा कि आजादपुर के आसपास रहते हैं, आपको पता है दिल्ली में। इसके बाद में 12 मई 1875 के आसपास ग्रामीण इलाकों के रैयत यानी किसान इकट्ठे हुए। उन्होंने साहूकारों के बही खाते और ऋण बंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया, यानी सारे किसान इकट्ठा हुए और साहूकारों पर डायरेक्टली अटैक कर दिया, या जो व्यापारी थे उन पर अटैक कर दिया, कहा कि आपके पास हमारा क्या उधार का ब्यौरा है, दे दो जल्दी, ठीक है। इस तरीके से नहीं दोगे तो आपको पता है छीना झपटी कैसे होती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों में क्या कर दी, आग लगा दी। अच्छा क्यों कर रहे हैं किसानों ने, साहूकार तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छे, ये तो पैसा उधार दे रहे हैं इन लोगों को, ये तो इन्हीं का फायदे में। नहीं, वो पैसा उधार तो दे रहे हैं लेकिन उनसे बदले में बहुत ज्यादा टैक्स वसूल रहे। पुणे से यह विद्रोह अहमदनगर तक फैल गया और फिर अगले 2 महीनों में ये आग की तरह यह आग भी फैल गई कि भाई 650 वर्ग किलोमीटर का यह इलाका इसकी चपेट में आ गया। कोई आग नहीं जली है, यहाँ पर अफवाह फैल रही है, अफवाह फैल रही है। अफवाह के साथ साथ साहूकारों के ऊपर हमला हो रहा है, अमीरों के ऊपर हमला हो रहा है। कहता है 30 से अधिक गाँव में इसका कुप्रभाव पड़ा और साथ ही साथ में जगह जगह विद्रोह
के स्वरूप एक समान ही थे। साहूकारों पर हमला हुआ, बही खाते जला दिए गए, जो ऋणबंध थे नष्ट कर दिए गए। किसानों के हमलों से साहूकार घबराकर गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर मामलों में तो ऐसा हुआ कि अपनी संपत्ति और धन दौलत को वो पीछे ही छोड़कर चले गए, क्योंकि उस समय उनको अपनी जान बचानी थी। ठीक है भाई। आगे कहता है कि जब विद्रोह फैल गया तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंख में 1857 का गदर दृश्य आ गया। भी आप 10वें चैप्टर में पढ़ोगे 1857 के विद्रोह के बारे में। तो उनको ऐसा लगा कहीं दोबारा से विद्रोह ना फैल जाए, अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था। इसीलिए उन्होंने विद्रोही किसानियों के गांव पर पुलिस थाने स्थापित किए गए, यानी अंग्रेजों ने पुलिस स्टेशन स्थापित किए। अब ये पुलिस स्टेशन बेसिकली अंग्रेजों द्वारा संचालित थी, और अंग्रेज क्या करते थे, शांति स्थापित करने के लिए इसको यूज करते थे। जल्दी से सेना बुला ली गई और 95 व्यक्ति को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से बहुत से को दंडित दिया गया, लेकिन देहात को काबू करने में कई महीने लग गए। आंदोलन के बारे में बात हो रही है। अब आगे देखो क्या कहता है, ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जला दिए गए, क्योंकि उसमें बही खातों के विवरण थे। ठीक है भाई। विद्रोह क्यों हुआ, इसे हम दक्कन के देहात के बारे में और वहां के औपनिवेशिक शासन में हुए कृषि की भूमि के परिवर्तन के बारे में पता चलता है। चलिए 19वीं शताब्दी में जो कृषि की भूमि पर जो परिवर्तन हुए उसके बारे में बात करेंगे। कहता है एक नई राजस्व प्रणाली, अभी मैंने बताया था रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। कहता है जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहां पर भी नई राजस्व प्रणाली जो है वो धीरे धीरे स्थापित हुई। इस्तमरारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर भी विरल रूप से लागू किया गया, यानी क्योंकि जैसे जैसे इनका साम्राज्य फैल रहा है वैसे वैसे इन्होंने उन क्षेत्रों में भी कर की व्यवस्थाएं लागू की। बाहर के क्षेत्रों में भी इन्होंने जो क्षेत्र इन्होंने जीते उन क्षेत्रों में भी इन्होंने इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू करने का प्रयास किया। या तो इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया या नए नए टैक्स वहां पर लागू किए गए। इसका कारण यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ी। इन्होंने टैक्स इसलिए बढ़ाए क्योंकि जो उपज था उसका फायदा हुआ, उसका लाभ हुआ, और उसकी उपज का मूल्य में वृद्धि हुआ, तो बंगाल के जमींदारों की आमदनी में भी इजाफा हो गया, इसीलिए ये टैक्स लगा रहे थे। क्योंकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त की तहत तय की गई थी, और इसीलिए औपनिवेशिक सरकार को इससे बढ़िया आय के हिस्से के कई दावे, मतलब कोई दावा ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें लाभ ना हुआ हो जो इन्होंने टैक्स लगाए। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कृष्टता से औपनिवेशिक सरकार ने अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीके पर विचार किया। इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम अपनी जो भी जमीन है उसको ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, अपनी जमीन जो भी हमारी उनको ज्यादा से ज्यादा खेती करवाएंगे उस पर, और उनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलेंगे। ये इनका मेन मोटिव था। इसीलिए कहता है 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में जो है राजा, यानी जो भी क्षेत्र ऐसे थे जो अंग्रेजों के हाथ में आ गए, उन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। कहता है अन्य भी कई कारण थे। जब अधिकारियों ने नीति निर्धारण करते हैं तो उनके विचार और साथ ही साथ में उनके सिद्धांतों को अत्यधिक प्रभावित किया। देखो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं लिखी है लाइनें कुछ भी। 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे, जिन्होंने औपनिवेशिक अधिकारियों को अपने महाविद्यालयों के जीवन के रिकॉर्ड के विचार के रूप में अध्ययन किया था। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश शासन ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तों का काम हाथ में लिया तो उन्होंने कुछ विचारों में अनुसरण, देखो अब यहाँ पर एक महान अर्थशास्त्री नाम आया जिसका नाम है डेविड रिकार्डो। ये वो पर्सन था जिसने महाराष्ट्र में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसको लागू करवाने में अपनी भूमिका निभाई। ठीक है भाई। आगे क्या कहते हैं, कहता है रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामियों को उस समय लागू औसत लगानों की प्राप्ति करने के हक होने चाहिए। नहीं, ऐसे लोग जो उन क्षेत्रों में रह रहे उनको टैक्स प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। कहता है जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होगी तो उसे अधिशेष आय करेंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर जमीन है, आपने एस्टिमेटेड रखा कि यहाँ पर आपको 100 किलो अनाज उगेगा, लेकिन 100 से ज़्यादा अगर अनाज उग गया तो वो क्या है,
आपका अतिरिक्त क्या है, इनकम है आपकी, तो अतिरिक्त इनकम पे भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ठीक है, यही कह रहा है जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होती है, यदि कर नहीं लगाएगा तो किसान की आपका किराया जीवी में बदल जाएगी और उनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादित जो है रीति से नहीं होगी। कहता है कि जो जमीन किसान खेती काम कर रहा है उस पर, वो जमीन पर सुधार के लिए कई सारे काम करने पड़ते हैं, और अगर सरकार को आप टैक्स नहीं दोगे तो उन पे काम कैसे होगा, उन पे काम नहीं हो पाएगा। भारत में अनेक जो है ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास ने रिकॉर्ड के सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया। वहाँ के जमींदारों ने किराया जीवियों के रूप में बदल दिए, यानी उनको एक ही मतलब था किराए जीवियों से कि समय समय पर टैक्स आता रहेगा और मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि उन्होंने अपनी ज़्यादातर ज़मीन पट्टे पे दे दी और वहाँ पर से जो भी अब जैसे आपकी ज़मीन है, आप खेती नहीं कर रहे, आपने किसी को दे दिया तो आधा खुद रखेगा, अनाज जो भी हुएगा आधा आपको देगा। अब कहता है अधिकारियों के विचारों से अब एक आवश्यकता ये थी कि भाई एक भिन्न राजस्व प्रणाली क्या की गई, अपनाई। भिन्न राजस्व प्रणाली क्या है, देखो लिखा भी हुआ है। जो राजस्व प्रणाली कहता है बम्बई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता था। बंगाल में लागू की गई थी वो उसके विपरीत थी, क्योंकि बंगाल में जो टैक्स था वो जमींदारों से डिसाइड किया गया था, और वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था में टैक्स किससे डिसाइड किया गया था, किसानों से। इसके अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे तौर पर रैयत के साथ तय की जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि होने वाले किसानों की आय का अनुमान लगाया जाता था और राजस्व का आधा उसकी क्षमता के अनुसार करना पड़ता था या उनको लिया जाता था। कह रहा है कि जो भी टैक्स लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, वो कैसे लिया जाता था, वो लगाया था रैयतवाड़ी के अनुसार। ये पहले ही टैक्स डिसाइड कर दिया जाता है और उससे आपको उतना उसी हिसाब से आपको टैक्स क्या करना है, चुकाना है, किसानों को चुकाना है। कहता है सरकार के हिस्से हिस्से के रूप में एक अनुपात निर्धारण कर दिया जाता था, जो हर 30 साल बाद जमीन को फिर से सर्वेक्षण किया जाता था, और तो क्या कहता है राजस्व के तदनुसार रकम बढ़ती थी घटती थी इसी हिसाब से। आपको क्लियर हो गया होगा ये बात, वही किस तरीके से, मतलब परमानेंटली नहीं रही। जो हमने एक बार टैक्स रख दिया, कभी बढ़ता भी था कभी घटता भी था। जमीन की उपजाऊ क्षमता अच्छी है तो टैक्स नहीं लगेगा, ओ सॉरी टैक्स ज़्यादा लगेगा, और कम है तो टैक्स कम लगेगा। क्या भाई, वो बाकी कल पढ़ेंगे भाई। ठीक है।